वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 13 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्टेट में है? तो ये जो किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये तेलंगाना में है और तेलंगाना में गोदावरी नदी के तट पर है। अगर मैं बात करूं किन्नर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये मुख्य रूप से जो है दंड कारण्य का जो जंगल है उसके घने जंगलों में ये निवास करता है। कौन सा? किन्नर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं दंड कारण्य का जो जंगल है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से होते हुए तेलंगाना उड़ीसा वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ मुख्यतः बंगाल टाइगर्स, तेंदुआ और भारी तादाद में हिरण पाए जाते हैं। अब हुआ ये है कि यहाँ के तेलंगाना के वन विभाग के जो कहना चाहिए अधिकारी या वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म और पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है जंगल सफारी और ट्रैकिंग की व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो किन्नर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य घूमने आए, है ना। जिससे वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 3 नेशनल पार्क भी है। इसमें मुख्य रूप से काशू ब्रह्मानंद, ठीक है, कौन सा? काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, और इसके अलावा महावीर हरिणा और मृगनैनी जैसे नेशनल पार्क है, और 2 टाइगर रिजर्व है। एक है कवल, ये पूछा गया था, कवल, ठीक है, कवल और पाखल जो है टाइगर रिजर्व भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो ये था तेलंगाना के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तेलंगाना की कैपिटल्स क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य ने महिला की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइट पहल शुरू की है? तो जो स्त्री राइट पहल है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और उन्हें परिवहन क्षेत्र में अधिक आर्थिक अवसर और आत्मनिर्भर बनाना। इसका अगर देखा जाए तो सारांश ये निकलता है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाएं द्वारा जो चलाई जाने वाली कैब है, जो गाड़ियां हैं, ऑटो हो गया, इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, जैसे ओला, उबेर और रैपिडो जैसी टैक्सी ड्राइवर के रूप में जो है ये काम करेगी और कहना चाहिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण है या कहना चाहिए महिलाएं की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। साथ में महिलाएं जो मतलब अपने लिए जो कमज़ोर फीलिंग करती थी उससे क्या होगा, उनको एक सम्मान प्राप्त होगा। तो हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा ये स्त्री राइट पहल जो है शुरू की गई है, ताकि इसके माध्यम से महिलाएं पूर्ण रूप से जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इसमें 50 इलेक्ट्रिक बाइक और 5 जो थी वो इलेक्ट्रिक ऑटो, है ना, इसका यूज़ किया गया था। तो कुछ पहले 50 महिलाएं थी और 5 ऑटो ड्राइवर थे जिनके साथ इसकी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जो है ये बढ़ते जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, है ना। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो बालक है उनके अधिकारों की क्या करना, रक्षा करना, उनका सामाजिक, आर्थिक और कहना चाहिए स्वतंत्र रूप से जो है सुदृढ़ बनाना, है ना, संवर्धन और उनका संरक्षण प्रदान करना। तो इसी को देखते हुए जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व बाल श्रम जो निषेध दिवस है वो कब बनाया जाता है? आपके 12 जून को बनाया जाता है। अब भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में जो है बाल श्रम से संबंधित कुछ एक्ट लेके आए गए हैं, ताकि हमारे यहाँ पे जो है बच्चे हैं उनका शोषण ना हो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो इसी को देखते हुए जो भारत सरकार के द्वारा पहली तो अगर मैं बात करूँ तो भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में जो है आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें मुख्य रूप से जो 24 है ना, आर्टिकल 24 ये बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है।
कि 6 से 14 साल के बच्चों को किसी भी खनन गतिविधियां या होटल में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तहत ही जो हमने पूर्णतः जो है आरटीआई एक्ट लेके आ गए थे, मतलब निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब लेके आ गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको कहना चाहिए आर्टिकल्स 45 राज्य के नीति तत्वों में जोड़ा गया था। बाद में इसको 24 जो है क्रॉक 1 में जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। 6 से 14 साल के बच्चों 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनसे किसी प्रकार का आर्थिक या होटलों में काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे मुख्य रूप से जब लागू किया गया था निःशुल्क शिक्षा का अधिकार वो किया गया था कब? 2009 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो कब लागू किया गया था? तो 2009 में। और किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भारत सरकार के द्वारा 1986 में जो है बाल श्रम निषेध एक्ट लेके आया गया था। 1986 में बाल श्रम निषेध एक्ट लेके आया गया था। और फिर 2012 में पॉक्सो एक्ट लेके आया गया था कि किसी भी बच्चों का अगर यौन शोषण होता है तो उस पर जो है 3 या 5 साल की जो है सज़ा सुनवाई जाएगी, मतलब आजीवन कारावास ना होते हुए 5 और 7 साल की जो है जेल होगी। ठीक है, और इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार के द्वारा लगातार जो है जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, क्योंकि 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ पे 1.01 जो करोड़ बच्चे हैं वो बाल मजदूरी में है ना। और हमारे यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वो कितनी दी गई? 5 से 14 साल के बच्चे जो मुख्यतः किशोर अवस्था में नहीं होते उनसे किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रतिबंध है। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसे 5 से कितने साल के लिए? 5 से 17 साल के बच्चों को माना है। और हमारे यहाँ पे 5 से 14 साल के, ये थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पे 5 से 14 साल के बच्चे हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 5 से 17 साल के बच्चों को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए जो है प्रतिबंध किया है आर्थिक रूप से खदान या होटलों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान में हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट ग्लासविंग किससे संबंधित है? तो ये जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग है इसका संबंध जो है साइबर सुरक्षा और एआई से संबंधित है। इसके 2 आंसर्स है, एक है अंतर्राष्ट्रीय मलबा प्रबंधन के लिए और साइबर सुरक्षा और एआई के लिए। तो दोनों ही जो है प्रोजेक्ट इसी के लिए चलाया गया है। अगर इसे एआई के रूप में पूछा जाएगा तो प्रोजेक्ट ग्लासविंग का जो संबंध है साइबर सुरक्षा और एआई के लिए है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान के लिए पूछा है तो इसका संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय मलबा प्रबंधन से है ना। तो अब दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए जो है ये शुरू किया गया एक प्रमुख गठबंधन है जिसमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से होगा ये कि हमारे सिस्टम में किसी प्रकार की अगर कहना चाहिए साइबर्स अटैक होते हैं, क्रैकर्स आते हैं, हैकर्स आते हैं, तो उस कमियों को वो उजागर करेगा और उसी को जो है वहाँ नष्ट करेगा। तो इसी के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके थ्रू 2026 में एक कन्वेंशन हुआ, अप्रैल 2026 में एक कन्वेंशन हुआ और इनके माध्यम से जो है इस साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट ग्लासविंग चलाया गया था। ठीक है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम सुरक्षित हो सके। ठीक है, तो इसमें भारत से जो है कितने कुल देश हैं? तो इंडिया के साथ 15 देशों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए। अब अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान के बारे में अगर प्रोजेक्ट ग्लासविंग की अगर मैं बात करूँ तो अंतरिक्ष है, स्पेस का जो मलबा है ना, उसको प्रबंधन करने के लिए, क्योंकि इंसान के द्वारा जो वहाँ पर कचरा भेजा जाता है, जैसे रॉकेट हो गया भेजा जाता है, वाहन जो वहाँ पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो निष्क्रिय से जो सैटेलाइट है वो पड़े हुए रहते हैं, रॉकेट के टुकड़े हुए पड़े रहते हैं। तो आने वाले भविष्य में जो इसमें कचरा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसका किसी भी प्रकार का प्रबंधन नहीं हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए जो है इसरो के द्वारा या जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं अन्य देशों की, उनके थ्रू जो है इस प्रोजेक्ट ग्लासविंग के माध्यम से जो अंतरिक्ष में या स्पेस में जो मलबा है उसका प्रबंधन किया जा सके, ताकि हम लोग जो रॉकेट भेजे उसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो। अगर पता चला कि जो निष्क्रिय सैटेलाइट है उड़ते उड़ते जो हमारे रॉकेट से टकरा गया, तो हो सकता है कि उससे क्या होगा, हमारा रॉकेट ऐसे भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान है उसने प्रोजेक्ट ग्लासविंग की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में
HAWK हॉस्टल एक्टिविटी वॉच कैबिनेट नामक प्रणाली किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? जो भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली। तो हाल ही में इसकी शुरुआत केरला सरकार के द्वारा की गई है। क्यों की गई है? तो जो अवैध शिकार होते हैं, है ना, वन्यजीव से संबंधित या घने जंगलों में रहने वाले जो जीव है, तो उससे जुड़े जो मामले हैं उस पर तुरंत निर्णय प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिला के इसमें कागजी जो कार्रवाई होती है वो बंद हो जाएगी और मुख्य रूप से जो है जितने भी निर्णय है वन्यजीव से संबंधित उस पर तुरंत जो है कार्रवाई या न्याय प्रदान किया जाएगा। तो ये भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली जो कि केरला में शुरुआत की गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क है और कितने टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको भी ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।